नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। राफेल डील मामले में कोई गड़बड़ी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सरकार के फैसले लेने की प्रक्रिया में कोई संदेह नहीं। ऑफसेट पार्टनर्स चुनने के मामले में पक्षपात का नहीं कोई सबूत। जांच की मांग वाली सभी याचिकाएं खारिज। राफेल डील मामले में झूठ बोलने वालों की हुई हार। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने विपक्ष के आरोपों को बताया मनगढ़ंत और देश की सुरक्षा से समझौता। रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सरकार की हुई जीत। राफेल के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश को किया गुमराह। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा, झूठा आरोप लगाने वाले जनता और सेना से मांगे माफी। जेपीसी जांच की मांग पर अड़ी कांग्रेस। संसद में राफेल मुद्दे पर चर्चा को लेकर कार्यवाही में हुआ अवरोध। दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी कार्यवाही। अशोक गहलोत होंगे राजस्थान के नए मुख्यमंत्री। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद। मध्य प्रदेश में कमलनाथ 17 दिसंबर को लेंगे शपथ। छत्तीसगढ़ के सीएम के नाम पर नतीजों के 3 दिन बाद भी माथापच्ची जारी। राकेश अस्थाना बने रहेंगे सीबीआई के विशेष निदेशक। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की विशेष निदेशक बनाने के खिलाफ याचिका। नियुक्ति को चुनौती देने वाले फैसले पर फिर से विचार करने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल डील पर फैसला सुना दिया है। साथ ही सौदे की जांच के लिए दाखिल की गई तमाम याचिकाओं को भी खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते वक्त कहा कि राफेल डील में कोई गड़बड़ी नहीं है और इसकी जांच कराने का कोई ठोस आधार नहीं है। लड़ाकू विमान राफेल को लेकर भारत और फ्रांस के बीच हुए करार में कोई गड़बड़ी नहीं है और इस सौदे से जुड़ी प्रक्रिया पूरी तरह से ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस बात पर मुहर लगा दी है। शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने राफेल विमान सौदे को ठीक ठहराते हुए कहा कि इतने बड़े सौदे में सरकार के निर्णय लेने की प्रक्रिया पर संदेह करने का कोई सबूत नहीं है। साथ ही उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें राफेल सौदे को लेकर सीबीआई के पास मामला दर्ज कराने और कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की पीठ ने कहा कि राफेल विमान की खरीद से जुड़े पूरे मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि ऑफसेट साझेदार के तौर पर निजी कंपनी का चयन करने में सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप किया गया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी कहा कि महज धारणा के आधार पर रक्षा खरीद जैसे संवेदनशील मामलों में जांच नहीं करवाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी कहा कि 36 राफेल जेट की खरीद की कीमतों और उनके तुलनात्मक विवरण की जांच करना कोर्ट का काम नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस मामले में भारतीय वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों से बात की गई है जिन्होंने चौथी और 5वीं जनरेशन की फाइटर जेट्स को देश की जरूरत बताया है। ऐसे में डील के हर पहलू को लेकर सुनवाई करना सही नहीं है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने कहा है कि वो संसद में इस मुद्दे पर चर्चा कराने के लिए तैयार है, लेकिन इस मामले पर संयुक्त संसदीय समिति की जांच का कोई मतलब नहीं है। वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल सौदे पर पूरी तरह झूठे साबित हुए हैं और कांग्रेस ने निराधार आरोप लगाकर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि चाहे वो सिर्फ विमान हो या हथियार समेत विमान, यूपीए के समय का राफेल सौदा वर्तमान सौदे से ज्यादा महंगा था। This was fiction writing which was compromising with national security. राफेल विमान सौदे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार की तरफ से कांग्रेस के आरोपों का कुछ इस अंदाज में जवाब दिया गया।
देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण शुक्रवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सरकार की जीत बताया। My opening statement with a quotation from the verdict itself. I quote, "In view of our findings on all the three aspects and having heard the matter in detail, we find no reason for any intervention by this court on the sensitive issue of purchase of 36 defense aircrafts by the Indian government. Perception of individuals cannot be the basis of a fishing and roving inquiry by this court, especially in such matters. We thus dismiss all the writ petitions, leaving it to the parties to bear their own costs." Unquote. निर्मला सीतारमण ने यह भी स्पष्ट किया कि राफेल डील को लेकर किसी तरह की जांच की जरूरत नहीं है। As was that question reflective of a certain culture of a family which wants to keep itself above the courts, the first thing is it is a legally looked into case which is now laid to rest, as I said earlier. But if political manufacturers of lies are going about doing the campaign, disregarding the verdict given by the court, politically they will also be exposed. केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राफेल डील पर कांग्रेस के आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि राफेल विमान सौदे पर आरोप लगाने वाले देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि राफेल डील को लेकर विवाद पैदा करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर एक मनगढ़ंत कहानी तैयार की गई। The entire imaginary thought process, fiction writing, कि एक आदमी ने तय कर लिया, कोई प्राइस नेगोशिएशन कमेटी नहीं थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन कमेटी नहीं थी, कोई डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल नहीं थी, कोई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी नहीं थी। ये क्या फिक्शन राइटिंग चल रही थी राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ समझौता करने के लिए? राफेल सौदे की जांच संसद के संयुक्त समिति यानी जेपीसी से कराने की विपक्ष की मांग को खारिज करते हुए अरुण जेटली ने कहा कि राजनीतिक दलों ने ही इस मामले में आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में पार्टियों की तरफ से जो लोग जेपीसी में शामिल होंगे वो निष्पक्ष कैसे रहेंगे? सच्चाई ऐसे मामलों में न्यायिक प्रक्रिया से जानी जाती है, पार्टीशन बेसिस पे डिवाइड होके नहीं। जेपीसी के अनुभव ये हैं कि कई बार जेपीसी जब बैठती है तो पार्टी लाइंस पे लोग डिवाइड होते हैं। इन्वेस्टिगेशंस कैन नेवर बी डन एंड रिव्यूज ऑफ दिस काइंड कैन नेवर बी डन। दोनों मंत्रियों ने कांग्रेस की नीयत पर सवाल खड़े किए और पूछा कि राफेल सौदा 2012 में क्यों आगे नहीं बढ़ सका और यूपीए की सरकार इस मसले पर किस तरह की डील करना चाहती थी। निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीजेपी इस मामले पर कांग्रेस का राजनीतिक रूप से पर्दाफाश करेगी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और इस मामले पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि सच हमेशा जीतता है। राफेल पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राजनीतिक फायदे के लिए फैलाए जा रहे कांग्रेस अध्यक्ष के झूठ को उजागर कर दिया है। कोर्ट का फैसला इस सौदे को बदनाम करने वाले लोगों के मकसद पर सवाल उठाता है। उन्होंने राहुल गांधी से इसके लिए माफी की मांग की। हर सभा में, हर नुक्कड़ पर सौदे पर शंका की सुई उठाने का काम कांग्रेस अध्यक्ष ने किया है। आज देश की सर्वोच्च अदालत ने दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया है। सेना के जवानों के अंदर संदेह खड़ा करने का भी प्रयास किया है और देश की जनता को भी गुमराह करने का प्रयास किया है। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया को रोककर देश की सुरक्षा को भी उन्होंने खतरे में डालने का प्रयास किया है। इसलिए श्री राहुल गांधी जी ने देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, जिसमें कभी बिचौलिए का कोई सवाल ही नहीं होता है। दो सरकारों के बीच में सौदा किया है। एक प्रकार से पारदर्शी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। इसके सामने आपने सवाल खड़े किए।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष से इसको लेकर कुछ सवाल भी पूछे। उन्होंने यूपीए सरकार के दौरान इस सौदे में देरी और राफेल सौदे को लेकर उनकी जानकारी के स्रोत के बारे में सवाल उठाया। बहुत लंबे समय तक एक गलत आरोप को कांग्रेस बार बार रिपीट करती रही है। आज मैं शार्प क्वेश्चन उनको पूछना चाहता हूं कि आपने 2007 से 2014 तक के डील को कंप्लीट क्यों नहीं किया? क्या कारण थे कि डील कंप्लीट नहीं हो पाई? आपने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं की? और तीसरा, आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, वो आपने देश की जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। और चौथा, देश की जनता की और देश के सेना की जवानों की आपने करबद्ध माफी मांगनी चाहिए। और वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी राफेल सौदे को लेकर अपना राग अलाप रहे हैं। उनका कहना है कि राफेल सौदे को लेकर उनकी ओर से उठाए गए सवालों का सरकार के पास जवाब नहीं है। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान की आलोचना की है। काफी समय से हम राफेल हवाई जहाज, नया किस्सा नहीं है, अब ये 1-2 सालों से ये बातचीत चल रही है और हमारी 3-4 हमारे सवाल हैं। एक सवाल है कि 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया? तो हम राहुल गांधी के पूरे वक्तव्य की भयंकर भर्त्सना करते हैं। ये गैर जिम्मेदारना है, ये शर्मनाक है, क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आ गई है। इसलिए राहुल गांधी बहुत ही बौखला गए हैं। लेकिन लोकतंत्र चलता है ईमानदारी से और लोकलाज से। राज्यसभा में आज राफेल लड़ाकू विमान खरीद सौदे का मुद्दा उठा। नेता सदन अरुण जेटली ने राफेल मुद्दे पर सदन में तुरंत चर्चा कराए जाने की बात कही। हालांकि गतिरोध की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित रही। सुप्रीम कोर्ट से राफेल डील पर दायर याचिका खारिज होने के बाद राज्यसभा में शुक्रवार को इस मुद्दे पर गतिरोध दिखा। राज्यसभा में गतिरोध के बीच नेता सदन अरुण जेटली ने राफेल मामले पर तुरंत चर्चा की बात कही। उन्होंने उपसभापति से कहा कि कांग्रेस की मांग तुरंत मान लेनी चाहिए और प्रश्नकाल स्थगित कर चर्चा शुरू करनी चाहिए। बीजेपी सांसदों ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग की। इधर कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति से इस मामले में जांच करने की मांग की है। उपसभापति हरिवंश की ओर से बार-बार अपील के बावजूद सदन में गतिरोध जारी रहा। मैं बार-बार सदन को चलाना चाहता हूं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपील कर रहा हूं कि अपनी जगह जाए, सदन को चलने दे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है हाउस को एडजर्न करने के अलावा। हाउस स्टैंड्स एडजर्न राफेल 11 आवर्स ऑन मंडे द 17 दिसंबर 2018। उपसभापति हरिवंश ने कार्यवाही 11:30 बजे तक के लिए स्थगित की। दोबारा कार्यवाही शुरू होने पर सदन में गतिरोध जारी रहा। उपसभापति के बार-बार आग्रह के बावजूद सदन में गतिरोध बने रहने पर सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और लोकसभा में राफेल डील पर भारी गतिरोध के बीच केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल डील पर देश को गुमराह करने की कोशिश की है और उन्हें सदन से पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अंतर्राष्ट्रीय जगत में देश की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल डील पर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता है। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने सियासी लाभ हासिल करने के लिए राफेल डील के मामले में उन्होंने देश को गुमराह करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। इतना ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को भी धूमिल करने का इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कांग्रेस के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी इस सदन से क्षमा मांगे और समस्त देशवासियों से क्षमा मांगे, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने की अपनी तरफ से कोशिश की है। सुप्रीम कोर्ट का आज जजमेंट आज आया है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने
दो टूक शब्दों में अध्यक्ष महोदय कहा है, इट इज ए फाइनेंशियल एडवांटेज टू द नेशन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए संसदीय कार्य राज्य मंत्री विजय गोयल ने कहा कि अब कांग्रेस को इस मामले में सदन में चर्चा के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले ने कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, अब कांग्रेस या विपक्षी दल जो राफेल के ऊपर शोर मचा रहे थे, क्या उनके पास कुछ भी ऐसा बचा है कि जिसके कारण वो कहें कि हम सदन को चलने नहीं देंगे? जी, आपने क्या समझा सुप्रीम कोर्ट ने? आप राफेल पे चर्चा जो है सरकार कहती है होनी चाहिए, ताकि सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय है जिसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि राफेल के सौदे के अंदर प्रक्रिया को ठीक तरह से अपनाया गया है और किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। उन्होंने कीमतों के बारे में भी कहा है कि कीमतें जो हैं वो देश के फाइनेंशियल एडवांटेज की तरफ हैं, और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि ऑफसेट जो पार्टनर्स हैं उसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए अब सरकार पे जितने आरोप लगाए गए वो कांग्रेस और राहुल गांधी ने झूठे आरोप लगाए, जनता को उनको जवाब देना पड़ेगा। आप अनुभवी सांसद रहे हैं, क्या इस तरह के निर्णय के बाद भी जेपीसी की स्थिति बनती है? जेपीसी के लिए आप लोग मानेंगे? देखिए, एक बात स्पष्ट रूप से उनके पास तथ्य क्या हैं, पहले चर्चा तो करें ना, उसके बाद ही तो बात होगी। बिना चर्चा के तो किसी की बात नहीं की जा सकती। चर्चा के बाद जेपीसी की मांग मान सकते है कि वो चर्चा करें, तो चर्चा में खुद ही स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरीके से कांग्रेस ने झूठ बोला। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ही तय कर दिया है। और वायुसेना की ताकत को बढ़ाने और उसकी युद्धक क्षमताओं को मजबूत बनाने के लिए सरकार ने राफेल विमान को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल करने की योजना बनाई, लेकिन विपक्षी दलों की तरफ से लगाए गए आरोपों ने इस पूरे मामले में विवाद खड़ा कर दिया है। आइए देखते हैं कि आखिर राफेल डील सौदा है क्या और इसकी जरूरत क्यों महसूस की गई। भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए साल 2001 में अतिरिक्त लड़ाकू विमानों की मांग की थी। इसे ध्यान में रखते हुए जून 2001 में सरकार ने सैद्धांतिक रूप से 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने के लिए अनुमोदन किया। इसके लिए दिसंबर 2002 में एक पारदर्शी रक्षा खरीद प्रक्रिया पहली बार तैयार की गई। इस साल 2005 में इस प्रक्रिया में एक ऑफसेट क्लॉज भी शामिल किया गया, ताकि इसका स्वदेशीकरण और उसके प्रभाव को बढ़ाया जा सके। इसके बाद साल 2007 में वायुसेना की ओर से MMRC यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया। भारत सरकार ने वायुसेना के इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 126 लड़ाकू विमानों को खरीदने की मंजूरी दे दी और अगस्त 2007 में इसके लिए बोली लगाने की प्रक्रिया शुरू हुई। बिडिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद वायुसेना ने कई विमानों के तकनीकी परीक्षण और मूल्यांकन किए और साल 2011 में ये घोषणा की कि राफेल और यूरोफाइटर टाइफून उसके मानदंड पर खरे उतरे हैं और आखिरकार 6 फाइटर जेट्स के बीच राफेल को चुना गया। राफेल का चुनाव इसलिए किया गया कि राफेल की कीमत बाकी लड़ाकू विमानों की तुलना में कम थी, साथ ही इसका रखरखाव भी सस्ता था। राफेल का चुनाव करने के बाद साल 2012 में राफेल को L1 बिडर घोषित किया गया और इसको बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर बातचीत शुरू हुई, लेकिन RFP अनुपालन और लागत संबंधी कई मसलों की वजह से साल 2014 तक ये बातचीत अधूरी ही रही। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार बनी तो उसने इस दिशा में फिर से प्रयास शुरू किया। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा के दौरान अप्रैल 2015 में भारत और फ्रांस के बीच इस विमान की खरीद को लेकर एक नई घोषणा हुई। इस घोषणा में भारत ने जल्द से जल्द 36 राफेल विमान फ्लाई अवे यानी उड़ान के लिए तैयार विमान हासिल करने की बात कही। इसके बाद जनवरी 2016 में भारत और फ्रांस के बीच 36 लड़ाकू विमानों के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हुआ। सितंबर 2016 में दोनों देशों ने विमानों की आपूर्ति की शर्तों के लिए एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार विमानों की आपूर्ति वायुसेना की जरूरतों के मुताबिक उसके द्वारा तय समय सीमा के भीतर होनी थी और विमान के साथ जुड़े तमाम सिस्टम और हथियारों की आपूर्ति भी वायुसेना द्वारा तय मानकों के अनुरूप होनी है। इसमें कहा गया कि लंबे समय तक विमानों के रखरखाव की जिम्मेदारी फ्रांस की होगी। समझौते पर दस्तखत होने के करीब 18 महीने के भीतर विमानों की आपूर्ति शुरू करने की बात है। सरकार का दावा है कि उसने ये सौदा यूपीए सरकार से ज्यादा बेहतर कीमत में किया है। यूपीए की डील में टेक्नोलॉजी स्थानांतरण की कोई बात नहीं थी, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की लाइसेंस देने की बात थी। लेकिन मौजूदा समझौते में मेक इन इंडिया के तहत पहल किया गया है। इस समझौते के तहत फ्रांसीसी कंपनी भारत में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अशोक गहलोत राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। वो तीसरी बार प्रदेश की कमान संभालेंगे। जयपुर और दिल्ली में 3 दिन तक चली लंबी कशमकश के बाद आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उनके नाम पर मोहर लगा दी। वहीं मुख्यमंत्री पद के दूसरे दावेदार सचिन पायलट प्रदेश के उप मुख्यमंत्री होंगे। पार्टी आलाकमान से मंजूरी मिलने के बाद पर्यवेक्षक के.सी. वेणुगोपाल ने राजस्थान के नए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नामों का औपचारिक ऐलान किया। अशोक गहलोत इससे पहले 1998 और 2008 में राजस्थान के मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो मैं इस मुबारक मौके पर इतना कहना चाहूँगा कि मैं और मेरे साथी सचिन पायलट जी और तमाम हमारे जो मंत्रिमंडल साथी बनेंगे, हम सब मिलकर के राहुल गांधी जी की भावना के अनुरूप गुड गवर्नेंस देंगे राजस्थान के अंदर। देश प्रदेश, हमारे देश के नागरिक विकास के मुद्दे और जनसेवा की भावना से काम किया है। तो मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं कि 5 साल की जो मेहनत करी हम सब कार्यकर्ताओं ने और जनता ने, उसका बेहतर परिणाम आया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की ताजपोशी की तैयारी शुरू हो गई है। कमलनाथ 17 दिसंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कांग्रेस ने लंबी माथापच्ची के बाद कल रात कमलनाथ के नाम की घोषणा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में की। इसके बाद कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिलकर सरकार बनाने के लिए दावा पेश कर दिया है। कमलनाथ ने पार्टी हाईकमान और मध्य प्रदेश की जनता का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने वचन पत्र को पूरा करेगी और वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। साथ ही सभी वादों को पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। मैं मध्य प्रदेश के हर मतदाता को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो हमारा वचन पत्र था हम इसको पूरा करेंगे। मैं हर कांग्रेस परिवार के सदस्य को भी जिन्होंने हमारी बात हर घर में, हर गांव में, हर झोपड़ी तक पहुंचाए। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कांग्रेस आलाकमान की कल बैठक होगी। राज्य में 2/3 बहुमत हासिल करने वाली कांग्रेस में यहां कई चेहरे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसे देखते हुए दिल्ली तलब किए गए प्रदेश के 4 बड़े नेताओं भूपेश बघेल, टी.एस. सिंहदेव, चरणदास महंत और ताम्रध्वज साहू के साथ राहुल गांधी की बैठक हो रही है। ये सब चीज़ें, ये विषय जो है वो हाईकमान का है, ये हमारा नहीं है। हम लोग एक कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे हैं, आगे भी काम करते रहेंगे। जो जिम्मेदारी हाईकमान सौंपे वो सब हम लोगों को निभाना है। और राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक के पद पर बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को आज खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि अदालत ने मामले से जुड़ी सभी दस्तावेज देखे हैं और राकेश अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। इससे पहले 28 नवंबर को भी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राकेश अस्थाना सीबीआई के विशेष निदेशक बने रहेंगे। तब भी कोर्ट ने केंद्र के फैसले को सही बताते हुए कहा था कि नियुक्ति में किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में एनजीओ कॉमन कॉज की तरफ से क्यूरेटिव याचिका दायर की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति में अनियमितता बरती गई है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए भारत को खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर फोकस करना होगा, जिससे साल 2030 तक भूख और कुपोषण को खत्म किया जा सकेगा। उपराष्ट्रपति ने आज हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन की शताब्दी समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारत में आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण और शहरीकरण के कारण खान पान की शैली में बदलाव हुआ है। गैर संक्रमणीय बीमारियों में खतरनाक तेजी आई है। वहीं कुपोषण और मोटापा की बीमारियां साथ साथ बढ़ रही हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज देश में कुपोषण, ओवर न्यूट्रिशन और पोषक तत्वों की कमी जैसी चुनौतियों से निपटने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने कुपोषण से निपटने के लिए कृषि पैटर्न पर बदलाव की जरूरत बताई। उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्यूट्रिशन के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों को
कृषि क्षेत्र के साथ मिलकर काम करना होगा। With constantly changing food environment, increasing nutrition awareness and health information, there has been a demand for scientifically authenticated database of many foods. I am glad the NIN, through its operational research, is helping many state governments to evaluate various nutrition programs and identify areas for corrective measures. I am told as part of food safety, NIN is also engaged in research related to pesticide toxicity, its residues in foods, foodborne illness, fluoride toxicity and mitigation. और सरकार मार्च 2019 से पहले देश के हर घर को रोशन करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के नजदीक पहुंच गई है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के मौके पर ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा कि अक्टूबर 2017 से आज तक करीब 2 करोड़ 21 लाख घरों तक बिजली पहुंची गई है। उन्होंने कहा कि एनर्जी जनरेशन का 40% रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में हासिल करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना सरकार की प्राथमिकता है। हम लोगों के जो 2 टारगेट्स हैं, एक टारगेट तो था कि हमारा जो एनर्जी का एस्टैब्लिश कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी, उसका 40% रिन्यूएबल से अचीव करना, तो वो तो हम टारगेट पर हैं ही। दूसरा है कि हमारा जो एमिशंस है उसको कम करना। उसमें जो एनर्जी एफिशिएंसी है बहुत अहम रोल अदा करता है। जो भी हम अपना टारगेट रखे हैं उसका करीब आधा आएगा एनर्जी एफिशिएंसी से। समारोह में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। इस दौरान सुमित्रा महाजन ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ की। लोकसभा स्पीकर ने ऊर्जा संरक्षण में अहम योगदान के लिए कई संस्थाओं और स्कूली बच्चों को ऊर्जा संरक्षण की पेंटिंग्स के लिए सम्मानित किया। हमने यहाँ पर अभी देखा, होटल इंडस्ट्री से लेकर के पानी के पंप बनाने से लेकर के एवरीवन, हर कोई ये चाहता है। चाहता क्या है? केवल ऊर्जा की बचत नहीं, चाहता ये है मेरे देश का भविष्य सुरक्षित रहे। ये सबसे बड़ी बात है जो हम चाहते हैं। अंग्रेजी के प्रख्यात लेखक अमिताभ घोष को साल 2018 का ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की चयन समिति ने अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाने का फैसला लिया है। 11 जुलाई 1956 को कोलकाता में जन्मे अमिताभ घोष दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफेंस कॉलेज और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी उच्च शिक्षा हासिल की है। अमिताभ घोष अपने पहले उपन्यास द सर्कल ऑफ रीजन से काफी चर्चित हुए थे। अमिताभ घोष को शैडो लाइन्स उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा वो पद्मश्री से भी नवाजे जा चुके हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।